यानी जितनी भी पाकिस्तान में ह्यूमन राइट्स की तंजीमें हैं या जितनी भी ह्यूमन राइट्स से ताल्लुक रखने वाली औरतें हैं जिन्होंने बहुत पैसा बनाया ह्यूमन राइट्स का बार बार नाम लेकर और बाहर से बड़ी इन्होंने फंडिंग शंडिंग ली हुई है, बड़े दौरे शौरे इन्होंने खड़काए हुए हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की औरतों को जब जब मार पड़ती है तब तब ये औरतें खामोश रहती हैं या सेलिब्रेट करती हैं। ये एक बड़ी अजीब चीज है। पाकिस्तान के मीडिया के अंदर बैठी हुई खवातीन जो सहाफी हैं वो भी पीएमएलएन के साथ अगर किसी खातून के साथ जरा सी ऊंच नीच हो जाए, मरियम नवाज के बारे में कोई एक सवाल उठा दे तो जमीन आसमान के कलाबे मिला दिए जाते हैं। ना कि वो टिकटॉकर वजीर आला है, जाली सीट के ऊपर आकर बैठी हुई है। भाई जो सीट ही जाली है, जो हुकूमत ही जाली है, उसकी कारकर्दगी भी फिर जाली है। कारकर्दगी की तो आप तब डिस्कस करें ना, जमहूरियत में तो अवाम फैसला करते हैं किसका इक्तदार होगा। अब ये अवामी फैसले के बरखिलाफ आकर इक्तदार पे काबिज हो गए और इनको लाकर स्टैब्लिशमेंट ने बिठा दिया है। अब इनकी कारकर्दगी के ऊपर अगर आप जायजे ले लिया, अव्वल तो कारकर्दगी है कोई नहीं। वो जो कारकर्दगी है वो पोल में अभी खोल देता हूं, आपको बता देता हूं। लेकिन एक चीज आप क्लियर कर दें कि निजाम इमरान खान साहब के साथ जो मुज़ाकरात कर रहा था वो मुज़ाकरात पूरी तरह से खटाई में पड़ गए हैं। इमरान खान साहब और उनकी पार्टी को दोबारा स्ट्रगल में जाना पड़ेगा। अब डिपेंड करता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सोशल मीडिया इन चीजों के लिए क्या पहले की तरह तैयार है। नंबर 2, ओवरसीज पाकिस्तानी पूरी दुनिया से इमरान खान साहब के लिए या इंसानी हकूक की पामालियों के खिलाफ भरपूर आवाज उठा सकेंगे, वो उसी तरीके से अपनी मुहिम को जारी रख सकते हैं या नहीं रख सकते। तो ये दो टारगेट्स तो हैं। तीसरा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो क्यादत है उसकी कमजोरी आपने देख ली। एक तो वो इमरान खान साहब के बयानिए का बोझ उठाने के लिए ज़हनी तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तैयार नहीं है। और मैं ये बात खुलकर कह रहा हूं और मेरे पास इसका सबूत है। आप निकाले ना, सबके ट्विटर अकाउंट निकाले, सबने कोई ना कोई ट्वीट किया हुआ, लेकिन इमरान खान का ट्वीट कोई भी रीट्वीट करने की जरूरत नहीं करता। बहुत सारे लोग कर देते हैं, सहाफी भी रिपोर्ट कर देते हैं इमरान खान ने ये कहा, मीडिया के ऊपर भी चल जाता है। लेकिन इमरान खान साहब के ट्वीट को रीट्वीट करने की जरूरत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप नहीं करती। तो इसका मतलब यह है कि लीडरशिप तो फारिग है, उन्होंने तो इस लड़ाई को लड़ना नहीं है। ना वो मीडिया में लड़ सकेंगे, ना वो सोशल मीडिया पे लड़ सकेंगे। अब ये सोशल मीडिया और ओवरसीज पाकिस्तानियों के गले पड़ने वाली है लड़ाई। और तीसरे इसके बड़े स्टेक होल्डर्स हैं पाकिस्तान के अवाम, जिन्होंने बड़ी तादाद में इमरान खान साहब को वोट डाला, जिनकी अक्सरियत आज भी इमरान खान साहब के साथ खड़ी है। और इसीलिए इमरान खान साहब की पार्टी को या उन्हें किसी किस्म की इजाजत नहीं है कि वो कोई पब्लिक एक्टिविटी आजादाना तौर पर कर सके, क्योंकि उनको आइडिया है कि वहां पर ऐसे रिकॉर्ड लग जाएंगे कि उन मनाजिर से पूरी दुनिया हिल जाएगी। अब औरत कार्ड का इस्तेमाल फौरी तौर पे शुरू कर दिया जाता है। अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की औरत ना हो तो, अगर औरत का ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से नहीं है तो फिर वो औरत है। अगर वो तहरीक इंसाफ की है तो उसको अगवा करे, उसको मारे, उसको सड़कों पे घसीटे, उसको बेगुनाह उठा के जेल में डाले, उसके बच्चे उठा ले, उसकी चादर और चार दीवारी का तगद्दुस पामाल करे, आप उसके घर के अंदर दाखिल हो जाए, आप उसके बेडरूम के अंदर दाखिल हो जाए, आप उसकी नाजेबा गालियां दे, जो मर्जी करें आप। अगर उस औरत का ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है तो पाकिस्तान में उस औरत के लिए कोई इंसानी हुकूक नहीं है। यह लिखी पड़ी बात है और इसमें अब कोई दो राय बाकी नहीं है। ओवरसीज पाकिस्तानियों की जानिब से जो है वो प्रेशर का सिलसिला खत्म नहीं हुआ, बल्कि वो प्रेशर का सिलसिला अभी तक जारी है। मैं आपको एक खबर देता हूं, लेकिन उससे पहले फौजी अदालतों के हवाले से चंद अहम सवालात उठ गए हैं। यह केस चल रहा है आईनी बेंच में, हालांकि यह आईनी बेंच मुतनाज़े है। यह आईनी बेंच मुतनाज़े, और मैंने आपको एक बात कही थी, ये आईनी बेंच किसी भी तरफ जा सकता है अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। यानी देखना यह होगा कि बैरूनी दबाव अगर बहुत ज्यादा बढ़ रहा है तो फिर ये आईनी बेंच फैसला दे देगा कि फौजी अदालतों के फैसले हम नहीं मानते, वो फैसले फारिग हैं। सारे बंदों के फैसले जो हैं वो सिविलियन कोर्ट्स के अंदर होंगे, अगर तो बैरूनी दबाव बहुत बढ़ गया और वो कंट्रोल ना हुआ। लेकिन अगर बैरूनी दबाव को कंट्रोल कर लिया गया तो फिर फौजी अदालतों के फैसले जो है वो लिजिटिमेट हो जाएंगे। अच्छा, फौजी अदालतों के फैसले आने के बाद फौरी तौर पे दबाव बहुत ज्यादा बढ़ गया है जो ट्रायल कोर्ट है उनके ऊपर, और शदीद तरीन दबाव उनके ऊपर डाला जा रहा है कि कुछ भी हो जाए, हर हाल में सजाएं सुनाई जाए। क्योंकि देखिए ना, जो ट्रायल कोर्ट है वहां से सजाएं नहीं हो रही, बहुत शादोनादर हो रही है। जो सजाएं मिलिट्री कोर्ट से दी है वो पूरी दुनिया के अंदर खबरें गई हैं, लेकिन सेम केसेस जब गए हैं सिविल कोर्ट्स के अंदर, दूसरी अदालतों के अंदर, क्रिमिनल या फौजदारी अदालतों में जब मामला गए हैं, दहशतगर्दी की अदालतों में गए हैं, तो बहुत सारे केसेस जो है उड़ा के फेंक दिए अदालतों ने। वजह यह है कि पुलिस के पास साबित करने के लिए है ही कुछ नहीं। ज्यादातर लोगों को बेगुनाह पकड़ा हुआ था
और कोई ऐसे सबूत, कोई ऐसे एविडेंसेस, ऐसी चीजें इकट्ठी नहीं की पुलिस ने जिसकी बुनियाद के ऊपर वो शहरियों को या एहतजाज करने वालों को सजा दिलवा सके। अब अदालतें तो उसको जज्बात के अंदर नहीं देखती चीजें, वो तो कहती हैं शवाहिद लेके आए, गवाह लेकर आए, चीजें लेकर आए, फुटेज लेकर आए, सबूत मुहैया करें। अब पुलिस के पास है कुछ नहीं, पुलिस ने सिर्फ बंदे उठाए और पैसे कमाए इस सारे खेल के अंदर। लिहाजा 9 मई के मामले के अंदर अब ट्रायल कोर्ट्स के ऊपर बहुत ज्यादा दबाव आ रहा है फौजी अदालतों के फैसलों के बाद कि हर हाल में सजाएं सुनाई जाए, और वहां पे भी आप आने वाले दिनों में चीजें तेज होती हुई देखेंगे। फौजी अदालतों के हवाले से चंद सवाल, उनमें सबसे पहले तो एक सवाल यह है, कासिम खान सूरी साहब ने इसको ट्वीट किया है, मैं यही नुक्ता यहीं से पढ़ के आपको बता देता हूं। इसके बारे में मरियम नवाज खान साहिबा ने यह नुक्ता उठाया था कि फौजी अदालतों ने 28 शहरियों को ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की दफा 3 के तहत 9 मई में सजाएं सुनाई, जिसके मुताबिक किसी ममनुआ इलाके पर हमला करना काबिल सजा जुर्म है। दिलचस्प और मजायका खेज बात यह है कि जिना हाउस को 9 मई के 3 माह बाद अगस्त में कोर कमांडर का कैंप हाउस करार दिया गया था। यानी इस तरह और भी इन इलाकों को जिनके ऊपर ये शहरी गए एहतजाज करने के लिए, क्या ये ममनुआ इलाके हैं? पहला सवाल तो ये उठाया गया। दूसरा एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है जो 1.5 साल से 2 सवाल पेंडिंग चल रहे हैं। यानी ये फौजी अदालतों वाला मामला जो है ये सुप्रीम कोर्ट में 1.5 साल से है। इसमें साकिब बशीर साहब ये बताते हैं कि यह मामला जून जुलाई 2023 से ज़ेरे इल्तवा है। अक्टूबर 2023 में एक फैसला आया, दिसंबर 2023 में अपीलें हुई, अब जनवरी 2025 में 2 सवालों के जवाब अभी तक नहीं आए। नंबर 1, मिलिट्री कोर्ट्स को 103 सिविलियंस की हवालगी कैसे हुई, वजूहात के साथ ऑर्डर कहां है? अब यह है बड़ा सवाल, क्योंकि फौज तो बंदे गिरफ्तार नहीं कर सकती। इन बंदों की गिरफ्तारियां कहीं ना कहीं तो होनी थी, पुलिस ने करनी थी या किसी और इदारे ने करनी थी, और जब ये गिरफ्तारियां होनी थी तो इनको प्रोसीजर के तहत फौज की हिरासत में देना था या फौज के हवाले करना था। तो वो प्रोसीजर क्या था, इसके बारे में अभी तक कोई जवाब, 1.5 साल हो गया लगभग, अभी तक इसका जवाब नहीं आया, 1 साल से ज्यादा हो गया। नंबर 2, किस बुनियाद पर, किसने तय किया ये केसेस सिविलियन कोर्ट्स में जाएंगे और बाकी 103 मिलिट्री कोर्ट्स में जाएंगे? अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये नुकता मैंने भी पहले उठाया था कि अजीबोगरीब बात है कि 103 बंदे उठा के मिलिट्री कोर्ट में दे दिए और बाकी 10,000 के करीब बंदा था वो पकड़ के जो है वो जेलों में बंद कर दिया। उनके केसेस वहां चल रहे हैं। यानी यास्मीन राशिद साहबा मिलिट्री कोर्ट में नहीं है, एजाज चौधरी साहब मिलिट्री कोर्ट में नहीं है, महमूद रशीद साहब मिलिट्री कोर्ट में नहीं है, उमर चीमा साहब मिलिट्री कोर्ट में नहीं है। ये जो खवातीन खदीजा शाह छूट के आई हैं, सनम जावेद छूट के आई हैं, ये तैयबा राजा छूट के आई हैं, बाकी और बहुत सारी भुट्टा साहबा और बहुत बेशुमार लोग हैं, नाम ही नहीं मुझे याद रहते, लेकिन ये तमाम खवातीन ये कोई भी मिलिट्री कोर्ट में नहीं है। और बहुत सारे मर्द हजरात हैं जो सारे गिरफ्तार हुए हैं, जमानतें करा करा के छूटे हैं, ये भी मिलिट्री कोर्ट में नहीं है। तो ये जो 10,000 के करीब बंदा गिरफ्तार हुआ।